Hello friends, in this video we will discuss about Henry's law, its various definitions, uh, its applications, limitations and properties of Henry law constant, that is KH. So चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेनरी लॉ की डेफिनेशन से। फ्रेंड्स, हेनरी लॉज की काफ़ी सारी अलग अलग डेफिनेशन हैं, जिसमें से फर्स्ट डेफिनेशन आप कह सकते हैं The mass of a gas dissolved in a given volume at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. कि किसी भी गैस का कितना मास डिजोल्व होगा किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस गैस के प्रेशर के। दैट इज वी कैन से मोर विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, more will be the mass of gas will dissolve in a given solvent at a particular temperature. So if m is the mass of gas, if m is the mass of the gas, अगर हम गैस के मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, एंड p इज इट्स प्रेशर, और अगर p इसका प्रेशर है, P इज प्रेशर ऑफ गैस, और अगर P उस गैस का प्रेशर है, सो किसी भी गिवन सॉल्वेंट में ये गैस कितना डिजोल्व होगा, इस गैस का कितना मास डिजोल्व होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के प्रेशर के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जो मास है उस गैस का वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फर्स्ट डेफिनेशन है हेनरीज लॉ की। क्लियर है कि किसी भी गैस का जो मास m है वो उसी गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। दूसरी डेफिनेशन जो हम दे सकते हैं हेनरी लॉज की, वो क्या है? दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी अगर हम किसी लिक्विड में डिस्कस करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उस गैस की सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस गैस के प्रेशर के विद द लिक्विड एट द टेम्परेचर। जो गैस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस गैस की सोल्युबिलिटी उस गैस के प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड करेगी। यहाँ से हम कह सकते हैं वही बात, दैट इज इफ ग्रेटर इज द प्रेशर ऑफ द गैस, more will be the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature. क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन जो हेनरी ली की सबसे मोस्ट यूजेबल डेफिनेशन है हेनरी लॉज की। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर फेज, किसी भी गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर जो कि वेपर फेज में, दैट इज P। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन X ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी गिवन सॉल्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। दैट इज इफ यहाँ लिखते हैं इफ X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, इफ X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, अगर X उस गैस का मोल फ्रैक्शन है, इफ X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड स्मॉल p इज द पार्शियल प्रेशर, और छोटा p जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का है, एंड स्मॉल p इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और छोटा p उस गैस का पार्शियल प्रेशर है। देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, तो हेनरी लॉज के अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ वी विल से दैट, हम कह सकते हैं दैट इज X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, कि किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट इज K इज अ कांस्टेंट। अगर हम इसको रीअरेंज करें, दैट इज तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एन गैस इज इक्वल टू 1/K into X।
हेयर इफ़ k इज़ कॉन्स्टेंट, अगर k एक कॉन्स्टेंट है सो 1/k भी कॉन्स्टेंट ही होगा। इस 1/k को हम यहाँ एक नया कॉन्स्टेंट बोलेंगे जिसको हम कहेंगे kh। सो p इक्वल टू khx। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर दैट गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। सपोज अगर हम हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं किसी गैस ए के लिए, सपोज ए इज एन गैस, ए कोई भी गैस है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए is equal to हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर गैस ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हेनरी लॉ कांस्टेंट को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है ऑब्टेन होता है, मिल जाता है। सो फ्रेंड, दिस इज़ द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ हेनरी लॉज जो ऑलमोस्ट हर एक टाइप के न्यूमेरिकल में यूज़ की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हेनरी लॉ कांस्टेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। सो ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट KH है, इसकी भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, हेनरी लॉ कांस्टेंट या और वी कैन से हेनरी कांस्टेंट KH is a function of nature of the gas. That is Henry law constant KH depends upon the nature of the gases. यहाँ से हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि KH की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। सो इट्स वैल्यू फॉर ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट फॉर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन गैस के हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू नाइट्रोजन से डिफरेंट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, जितनी KH की वैल्यू लार्जर होती है उतनी ही गैस की सोल्युबिलिटी लोअर होती है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ़ KH इंक्रीजेज, अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है देन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, तो उस गैस की सोल्युबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी गिवन सॉल्वेंट में हमेशा डिक्रीज होगी। सो इफ KH इंक्रीजेज देन सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ KH। KH की जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर में इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे KH की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी एंड सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ से भी पता चलता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से KH की वैल्यू इंक्रीज करती हैं एंड उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, सो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ गिवन सॉल्वेंट और गिवन लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर विल डिक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ डिस्कशन करें यूनिट्स ऑफ KH की, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट्स क्या हैं? सो P इक्वल टू KHX से अगर हम यहाँ KH कैलकुलेट करते हैं सो इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। प्रेशर की जो यूनिट्स होती हैं जनरली वो या तो हम एटमॉस्फेयर लेते हैं या बार लेते हैं, और इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ये पास्कल या फिर किलो पास्कल यूज़ किया जाता है, जबकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती ही नहीं है। सो यहाँ से हमें ईजिली पता लगेगा कि जो भी यूनिट्स प्रेशर की होंगी वही यूनिट आपकी हेनरी लॉ कांस्टेंट की दैट इज KH की होंगी। ठीक है, सो जो भी यूनिट्स प्रेशर की हैं वही यूनिट्स हेनरीज कांस्टेंट की बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये हेनरी लॉ कहाँ जाकर के फेल होता है, कहाँ हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हेनरी लॉ को अप्लाई करने के लिए प्रेशर शुड लो होना चाहिए, प्रेशर शुड बी लो एंड द टेम्परेचर शुड बी हाई। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हेनरीज लॉ अप्लाई हो तो ऐसे केस के लिए प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं द गैस विल बिहेव लाइक, या गैस शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस। गैस को बिहेव करना चाहिए आइडियल गैस की जैसे। इफ़ गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस तभी हम हेनरी लॉ कांस्टेंट या हेनरी लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी लिमिटेशन,
गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट दैट इज और एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट। गैस को सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड नहीं बनाना है। अगर गैस सॉल्वेंट में डिसोल्व होने के बाद में कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, या वो गैस एसोसिएट हो जाता है, या वो सब्सटेंस डिसोशिएट हो जाता है, सो ऐसे पर्टिकुलर केस में कभी भी हेनरी लॉज को अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस को जैसे ही हम पास करते हैं वाटर से, ठीक है, जैसे हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, यानी यहाँ हमें एक नया कंपाउंड मिला। सो अमोनिया गैस वाटर में डिसोल्व होने के बाद हेनरी लॉज को फॉलो नहीं करेगा। इसी टाइप से HCl गैस को अगर हम पास करते हैं वाटर से, तो यहाँ जाकर के ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी डिसोशिएट हो जाता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सो यहाँ भी हम हेनरी लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। सो फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन है द गैस शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस। गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए। दूसरा, वो सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होकर कभी भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेगी या एसोसिएट डिसोशिएट नहीं होगी, तो ही हम हेनरी लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दो लिमिटेशंस हैं, जनरली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉज कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेजेस। जितने भी कार्बोनेटेड बिवरेजेस आते हैं या पैकेज्ड जो आपके कह सकते हैं, जो एरिएटेड ड्रिंक्स आते हैं, जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर होता है, ठीक है, उन सभी के अंदर अप्लाई होता है हेनरीज लॉ। ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं हेनरीज लॉ। आपने इजीली देखा होगा जब भी हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें से गैस बाहर निकलती है। फ्रेंड्स, कार्बोनेटेड बिवरेजेस को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व किया जाता है उस वाटर के अंदर, सोडा वाटर के अंदर। ठीक है, सोडा वाटर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व करते हैं अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर लगा करके हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिलअप करते हैं और डिज़ोल्व करते हैं उस कार्बोनेटेड वाटर के अंदर, और वी कैन से सॉफ्ट वाटर या कह सकते हैं सोडा वाटर के अंदर। तो वहाँ भी हम हेनरी लॉज का अप्लाई करते हैं। सेकंड, इन डीप सी डाइविंग। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जितने भी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो अपनी कमर पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। फ्रेंड्स, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसों का मिक्सचर होता है। ठीक है, और काफ़ी हाई प्रेशर होता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वाटर में नीचे जाने के बावजूद उस डाइवर को मिलती रहे। फ्रेंड, जैसे ही कोई डाइवर जंप करता है सी में और वो ऑक्सीजन सिलेंडर से यूज़ करने लग जाता है ऑक्सीजन को, सो फ्रेंड्स ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होती हैं रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन जो है यूज़ हो जाएगी। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन तो यूज़ हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन गैस यूज़ नहीं होती। वो हाई प्रेशर होने की वजह से सिलेंडर के, ऑक्सीजन सिलेंडर के हाई प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन गैस डिज़ोल्व हो जाती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। सो इट रिमेन्स डिज़ोल्व्ड इन ब्लड। नाइट्रोजन गैस डिज़ोल्व हो जाती है ब्लड में, लेकिन यूज़ नहीं हो पाती है। सो इट विल रिमेन इनसाइड ब्लड इन डिज़ोल्व्ड फॉर्म। और जब कभी भी वो डाइवर वापस से सरफेस पर आता है, अपने नॉर्मल प्रेशर के रिसाइड करेगा, नॉर्मल प्रेशर उसके ऊपर ऑपरेट होगा। सो नाइट्रोजन गैस कम प्रेशर होने की वजह से बबल की फॉर्मेशन करती है। सो इट विल फॉर्म्स बबल इन आर्टरीज एंड वीन इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हर एक बॉडी पार्ट में वो बबल की फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से एक मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है जिसको बोलते हैं बैंड्स। उस बैंड्स की फॉर्मेशन की वजह से ही जो है बहुत बार हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक जैसी घटनाएं सामने आती हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ वहाँ पर हीलियम गैस को भी फिलअप किया जाता है, जो कि प्रेशर को रेगुलेट करता है और नाइट्रोजन की उतनी लार्जर क्वांटिटी को डिज़ोल्व नहीं होने देगा जितनी बिना हीलियम के डिज़ोल्व हो रही थी। सो यहाँ भी हेनरी जो है, हेनरीज लॉ वो काम करता है। थर्ड है
इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, हमारे जो लंग्स हैं वो इसी फंक्शन पर बेस करते हैं या इसी फंक्शन पर इसी फिनोमिना के ऊपर बेस हैं। हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो हायर होता है किसी टिश्यू में प्रेजेंट गैस के कंपैरिजन में। या हम सिंपली कह सकते हैं कि लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन गैस का वो हायर होगा किसी दूसरे मसल या टिश्यू के कंपैरिजन में। सो यहाँ प्रेशर हायर होने की वजह से ऑक्सीजन गैस इजीली ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, और जहाँ प्रेशर कम होगा किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन में वहाँ वो यूज़ कर लिया जाएगा, यानी ब्लड से बाहर आ जाएगा। ब्लड से आप बाहर आ करके उसको हमारे सेल या टिश्यू जो है यूज़ कर लेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, फोर्थ एप्लीकेशन है फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही हैं, या ऐसे लोग जो पहले से ही ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, वहाँ भी हेनरी लॉ अप्लाई होता है। डिस्टेंस और हाइट इंक्रीज होने की वजह से जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन गैस का वो डिक्रीज होने लगता है, और पार्शियल प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से हमारे ब्लड में उस ऑक्सीजन की जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। बिकॉज प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन यानी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा होने से बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, जिस वजह से एनोक्सिया नाम की एक मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है। इसलिए ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद में लोगों को परेशानियां होती हैं सांस लेने में, क्योंकि उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितने हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप से क्लाइंबर्स और हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए भी हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।